चंदनपुर गांव में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पल्लवी गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पल्लवी की क्लास टीचर अनुराधा मैडम बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर नीलम मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पल्लवी तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। अनुराधा मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अनुराधा मैडम वहां से चली जाती हैं। उनकी जगह नीलम मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। नीलम मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। नीलम मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पल्लवी फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पल्लवी बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वहीं ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ नीलम मैडम पल्लवी की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पल्लवी रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पल्लवी गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पल्लवी चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। नीलम मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पल्लवी को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पल्लवी को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पल्लवी एक दिन स्कूल न जाकर एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। नीलम मैडम बहुत बुरी है। जब देखो हमें डांटती रहती है और मुझसे तो ऐसी नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश कि मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहां आता है और वो पल्लवी की बात सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है। बाबा ये तो चमत्कार हो गया। पल्लवी खुशी खुशी स्कूल जाती है और वहां जाकर ये बात सभी बच्चों को बताती है। कुछ देर बाद नीलम मैडम क्लास में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है, तभी पल्लवी अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट देती है। नीलम मैडम पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पल्लवी फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट देती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है। पल्लवी की इस हरकत को देख सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम कुर्सी की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरी चेयर कितनी गंदी है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहां आने की जरूरत नहीं। तभी पल्लवी अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है। उसके लंबे हाथों को देखकर नीलम मैडम डर जाती है। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? नीलम मैडम डर के मारे स्टाफ रूम चली जाती है। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अरुण, तुम बताओ। पर मैडम, मुझे ये नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पल्लवी अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से नीलम मैडम की गर्दन पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, रोको रोको, अपने लंबे हाथों को रोको। आज ये हाथ नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दो बच्चों।
उस दिन के बाद नीलम मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पल्लवी से। उसे अब वो कभी कुछ नहीं कहती। पल्लवी के लंबे हाथों की वजह से आज सब बच्चों को नीलम मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। मनोज और मधु गांव में खिलौने बेचते थे। वे दोनों एक दिन सामान लेने बस से शहर जा रहे थे। अचानक बस का एक्सीडेंट हुआ और दोनों हादसे का शिकार हो गए। उनकी दोनों बेटियां पिंकी और प्रिया अब अनाथ हो चुकी थी। मधु का भाई राकेश शहर में काम करता था। जब उसे खबर मिली तो वो अपनी दोनों भांजियों को लेने के लिए आ जाता है। राकेश का परिवार दूसरे गांव में रहता था। वो दोनों बच्चियों को लेकर घर पहुंचता है। आ गई तुम दोनों? आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दोनों यहाँ आराम से रहना। अब हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता की तरह हैं। मामी, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी पापा की बहुत याद आती है मामी। मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं। हम दोनों का मन नहीं लगता। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। पिंकी और प्रिया पूजा के साथ कमरे में चली जाती हैं। ममता, मेरी दोनों भांजियों के लिए तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अब मैं शहर में आराम से काम कर सकता हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों के भी खर्चे के पैसे भेज दिया करूंगा। तुम इन दोनों को खूब प्यार से माँ की तरह रखना। आप चिंता मत करो, आप शहर में आराम से काम करना। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी अब तो माँ भी आने वाली है, वो मेरे पास ही रहेंगी। उनके आने से थोड़ा मन लग जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। फिर मैं 1-2 दिन में शहर चला जाता हूँ। राकेश 2-3 दिन बाद शहर चला जाता है और पीछे से ममता की माँ, जो दूसरे गांव रहती थी, वो रहने आ जाती है। अब ममता का असली रूप सामने आता है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया जा, आराम से जाना। अच्छा मामी, हम दोनों भी जाएं स्कूल? हम दोनों भी तैयार हो गए हैं। तुम दोनों रुको, मुझे तुम दोनों से थोड़ा काम है। तुम दोनों बाद में जाना। जा पूजा, तब तक तू स्कूल पहुंच। ये दोनों आ रही हैं। जाओ दोनों रसोई में जाकर चाय और रोटी बना लो। माँ को दवाई लेनी है और मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद स्कूल चली जाना। पिंकी और प्रिया उदास मन से रसोई में जाती हैं और चाय रोटी बनाने लगती हैं। इन दोनों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? घर के काम करवाए कर, तू अकेली थोड़ी लगी रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो इन्हें भेजना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो इनके मामा को पता चल जाएगा कि ये दोनों स्कूल में नहीं पढ़ रही। पर मैंने कुछ सोचा है जिससे चित भी मेरी होगी और पट भी मेरी। ममता बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर हर सुबह पिंकी और प्रिया को स्कूल के लिए लेट कर देती ताकि वो दोनों स्कूल से वापस आ जाए और घर के सारे काम करें। अब रोजाना स्कूल देर से जाने के कारण पिंकी और प्रिया की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होने लगा, जिससे टीचर भी उन्हें डांटने लगी। क्या बात है पिंकी और प्रिया, तुम दोनों बहनें रोजाना स्कूल देर से आती हो? ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम दोनों समय पर स्कूल नहीं आई तो तुम दोनों के मामा जी को मैं खबर कर दूंगी। मैडम जी, हमारे मामा जी को मत बताना, हम कल से टाइम पर आया करेंगे। पिंकी और प्रिया अपनी मामी से ये बात कहती हैं तो वो गुस्से में आ जाती है। अगर तुम्हारे मामा जी तक ये बात पहुंची कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम ही दोनों को डांटेंगे वो, और तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा। पिंकी और प्रिया दोनों अनाथ मासूम बच्चियां किसी से कुछ नहीं कह पाती। वो अगले दिन फिर लेट हो गई क्योंकि ममता ने उन्हें घर के बहुत सारे काम पकड़ा दिए थे। पिंकी और प्रिया स्कूल से वापस आते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत तेज रोने लगी। मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। जब से मम्मी पापा गए हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए। हमारी कोई बात नहीं सुनता। भाभी हमसे घर के सारे काम करवाती है। हम स्कूल भी नहीं जा पाते। हम मामा जी को भी नहीं बता सकते। पिंकी और प्रिया जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक जिन्न सो रहा था। पिंकी और प्रिया के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई और वो पेड़ से नीचे आ गया। पिंकी और प्रिया उस जिन्न को अपने सामने देखकर घबरा जाती हैं। पिंकी और प्रिया जिन्न को सारी बात बताती हैं। दोनों मासूम बच्चियों की बात सुनकर जिन्न का भी मन भावुक हो जाता है। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है। मैं तुम्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म दूंगा, जिसे पहनते ही तुम स्कूल पहुंच जाओगी। इससे तुम्हें देर भी नहीं होगी। ये जादुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद तुम इस यूनिफॉर्म से जैसा कहोगी ये वैसा ही करेगी। तुम्हें खुद काम नहीं करने पड़ेंगे। अब सब कुछ इस जादुई स्कूल यूनिफॉर्म के आदेश पर होगा, और अगर किसी ने भी इस स्कूल यूनिफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, अब मैं किसी दूसरे पेड़ पर सोने जा रहा हूँ। तुम इस स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर जाओ और आराम से रहो। जिन भैया, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू जिन भैया।
जिन उन्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देता है और वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन से पिंकी और प्रिया स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जैसे ही तैयार होती तो उनके कहने पर यूनिफॉर्म अपना जादू दिखाना शुरू कर देती। जादुई यूनिफॉर्म, हमारे लिए झट से चाय बनकर तैयार हो जाए। यूनिफॉर्म के जादू से चाय बन गई, हम सारे काम करवा सकते हैं। अब हम दोनों को स्कूल भेज दो। पिंकी और प्रिया झट से स्कूल के गेट पर पहुंच जाती हैं। अभी बच्चे जाना शुरू हो रहे थे। पिंकी और प्रिया टाइम पर स्कूल पहुंची थी और एक रात जब पिंकी और प्रिया सो रही थी तो ममता ने उनके सामान में जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देख ली। अरे, मैंने तो इन दोनों को फटी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए दी थी। इन दोनों के पास ये इतनी नई और सुंदर स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ से आई? जरूर इन दोनों ने ये स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी होगी। मैं अभी ये स्कूल यूनिफॉर्म छुपा देती हूँ। ममता वो स्कूल यूनिफॉर्म छिपा देती है। अगले दिन पिंकी और प्रिया जब सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म गायब है। वो दोनों परेशान हो गई और उन्होंने ममता से पूछा, मामी, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म थी, आपने कहीं देखी है क्या? वो यूनिफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ वो नई यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए थे? मामी, हमने वो चोरी करके नहीं खरीदी, वो तो जादुई स्कूल यूनिफॉर्म है। वो हमें जिन भैया ने दी है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम सारे काम भी कर लेते हैं और स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब सारी बात समझ में आई। तभी तुम दोनों रोजाना टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हो। अब तो इस यूनिफॉर्म को नष्ट करना ही होगा। मैं ये यूनिफॉर्म जला दूंगी। जैसे ही ममता स्कूल यूनिफॉर्म को जलाने लगती है, आग की लपटें उसे पकड़ने लगती हैं और वो चिल्लाने लगती है। इतनी देर में राकेश भी आ जाता है और जिन्न प्रकट होता है। बचाओ, बचाओ, मैं जल जाऊंगी। तुमने पिंकी और प्रिया को बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। मेरी बेटी को छोड़ दो जिन्न बेटा। जिन्न आग को बुझा देता है। ममता, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा और अपनी दोनों भांजियों को भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अगर आप सब नहीं होगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मेरा भी तो आप सबके बिना कोई नहीं है। पिंकी, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मामा जी, मामी को कुछ मत कहो, उन्हें माफ कर दो। हम पहले ही अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, अब मामी को नहीं खोना चाहते। जिन भैया, आप भी मामी को माफ कर दो। पिंकी और प्रिया की बातें सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है। राकेश के साथ साथ जिन्न भी ममता को माफ कर देता है। ममता वादा करती है कि अब वो पिंकी और प्रिया के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी।